जय हिंद बच्चों। भाईजान की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा भाईजान, जो यहां पर आपकी केमिस्ट्री क्लास से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। और आज भी हम सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसको 99% बच्चे गलत करते हैं। ठीक है। कोई 1% बच्चा ही होता है जिसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है और जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है उसका क्लियर वो अच्छे से कर पाता है इसको। लेकिन 99% बच्चे कंसेप्ट क्लियर या टीचर की बात समझ ना आना, ठीक है, टीचर का समझाने में कमी या आपके समझने में कमी हो जाती है, ठीक है, उसके कारण आप लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार हम उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। कंसेप्ट अगर समझ गए तो उसके कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं समझ पाते। ठीक है। तो हर एक गलती हम करते हैं उसके अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे 11th क्लास का एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत तो आता ही आता है सॉल्यूशन चैप्टर से, लेकिन ये वाला टॉपिक 12th क्लास में मिलेगा। ये वाला टॉपिक 12th क्लास का है, ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, 99% गलती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या कंसेप्ट क्लियर है तो उनको कैलकुलेशन नहीं आती अच्छे से। ठीक है। उनको ये नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और वो टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक है हेनरी लॉ। कौन सा टॉपिक है वो? हेनरी लॉ है। ठीक है। इसके ऊपर बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम सबका सब देखेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और इसका कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्लास में आखिरी तक बने रहना, तो आप उन 1% बच्चों में चले जाओगे जो इस कंसेप्ट को अच्छे से कर पाते हैं, और आप दूसरे बच्चों को भी करा पाओगे। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, समेटने से नहीं। ठीक है। देखो, हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ कहता क्या है, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। हेनरी लॉ के बारे में मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि हेनरी लॉ बताता क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी। मैंने आपको ये कल की क्लास में भी बताया था कि मैंने आपको ये बात कल की क्लास में भी बताई थी कि जितना ज़्यादा आप ढक्कन को टाइट करोगे बोतल की, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात कर रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा उसको टाइट करोगे उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर बनेगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा उतनी ज़्यादा लिक्विड के अंदर जो गैस है वो घुलेगी। समझ आया? उतनी ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर घुलेगी, क्योंकि गैस को निकलने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, पानी, उसमें लिक्विड में घुलने का। ठीक है। तो वैसे ही वो उसको धीरे धीरे आपने बाहर रखा हुआ ठंडा कोल्ड ड्रिंक था, उसको बाहर रखा, बाहर रखते रखते धीरे धीरे उसमें गैस घुलती रहेगी, क्योंकि ढक्कन टाइट है, ढक्कन बंद है, तो इसलिए वो गैस किस में घुलेगी? लिक्विड में घुलेगी। जो उसके अंदर लिक्विड है, यानी कि लिक्विड मतलब कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक होगा जो भी। ठीक है। उसके अंदर घुलती रहेगी, धीरे धीरे कर कर वो गर्म हो जाएगा। और याद रखना, जब भी गैस किसी लिक्विड में घुलती है तो गर्मी पैदा करती है। यानी कि जब भी ठंडे लिक्विड में, किसमें? ठंडे लिक्विड में, जिसका जो जिसका तापमान ठंडा होगा, जिस लिक्विड का तापमान ठंडा होगा उसके अंदर गैस जब भी घुलेगी तो वो गर्मी पैदा करेगी। जिस कारण आप कभी ठंडी बोतल बाहर निकालते हो, जो उसके अंदर बंद है, बंद बंद जो ढक्कन है उसका, उसके कारण वो गैस जो है इसके अंदर, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर घुलती जा रही है, जिस कारण वह जो भी लिक्विड है वो गर्म हो जाता है। ठीक है। ठंडा गर्म हो जाता है ना, देखा ना, कई बार बाहर रखा है और रखा ही है ऐसे काफ़ी देर तक, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, मतलब टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और उसका गर्म भी हो जाएगा वो। ठीक है। लेकिन कहने का क्या मतलब हुआ फिर मेरा इसके? ये ठंडे में घुल तो जाएगी सर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ भाईजान? बताओ तो हमें। आपने तो कंफ्यूज कर दिया। अब हम एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी ना बैठेंगे, आप बताओ क्या होता है उसके कारण। देखो, मतलब कहने का क्या बना मेरा, कि जितना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड ठंडा होगा, उतनी ज़्यादा गैस उसके अंदर घुलेगी। और इसी का उल्टा कर लो, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी कम गैस घुलेगी लिक्विड में। ठीक है। यही कौन कहता है?
हेनरी लो कहता है। कल भी मैंने बताया था, इसके ऊपर चर्चा की थी हमने, बहुत लंबी चर्चा की थी, टेम्परेचर बेस्ड भी की थी, ठीक है, नेचर बेस्ड भी की थी, और हम प्रेशर बेस्ड भी की थी, ठीक है ना। अब गैस है भाई, गैस पर प्रेशर का काम चलता ही है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, ये क्या है इसका फॉर्मूला, ई का है फॉर्मूला है, के के एच होता है आपका हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि ये क्या बताता है, गैस के नेचर को बताता है कि गैस किस नेचर की है, पोलर है, नॉन पोलर है, डाईपोल है। अब मैंने ये बातें आपको पहले लिखाई थी, जब इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने बताया था कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, और उनका रिलेशन कैसे बनेगा, ठीक है। ये सब बताया था कि पोलर का रिलेशन पोलर के साथ बनेगा, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ बनेगा, आयनिक का पोलर के साथ बन सकता है लेकिन नॉन पोलर के साथ नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं इसकी चर्चा करूँगा तो बहुत आगे हमारा टॉपिक पीछे छूट जाएगा ये, इसलिए आप पीछे की क्लासेस में देख लेना, सबसे फर्स्ट क्लास में ही मैंने कराया था ये, ठीक है। अब ये एक्स जो होता है ये मोल होता है आपका, एक्स वैसे मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको, एक्स का मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये बताता है कि कितनी गैस घुली गई है। और अब मोल फ्रैक्शन का भी आप याद करो, मैंने जो पिछली क्लास में जब मोल फ्रैक्शन कराया था, इससे 2-3 क्लासें पहले मैंने आपको मोल फ्रैक्शन कराया था, तब मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या कहता है। मोल फ्रैक्शन कहता है कि सोल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल्स है, ये कौन बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है। कितने मोल्स है किसी सॉल्यूशन में, किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल्स है, ये कौन बताता है, सॉल्यूशन बताता है, वो सॉरी मोल फ्रैक्शन बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है ना। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन यहाँ पर बता रहा है कि गैस कितनी घोली गई है, एक्स बताता है। और पी तो आपको पता ही है, पार्शियल प्रेशर होता है, आंशिक दबाव, ठीक है ना, आंशिक दबाव पार्शियल प्रेशर, तो ये फॉर्मूला होता है। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कल कि ये कहाँ कहाँ लगता है, सोडा बोतल के अंदर, जहाँ भी सोडा बोतल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें लगेगा, डाइविंग प्रॉब्लम के अंदर, सी डाइविंग के अंदर ऊपर से पानी में कूदते हैं ना, जैसे एक वो बना होता है और उसमें पानी, भाई अमीरों के शौक होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स, जैसे ऊंचाइयों के ऊपर की प्रॉब्लम्स हैं, ऊंचाई पे जाकर सांस कम क्यों होने लग जाती है, फूलने क्यों लग जाती है। और एक खास बात मैंने आपको बोली थी कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को एक अजीब तरह की बीमारी होती है, एक्सोनिया, एक्सोनिया ही उसका नाम था, क्या नाम था, एक्सोनिया नाम की बीमारी होती है एक, वही मैं बात करेंगे आगे, चिंता मत करो। और गैस सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन जितने भी आएंगे जो उनसे नीट जेडब्ल्यू एनडीए के अंदर आते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो समझ आया, ये हेनरी लो का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये किसका इंट्रोडक्शन था, हेनरी लो का इंट्रोडक्शन था। आप इसको लिखिए फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन क्या करना है, पहले हेनरी लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मेरा कहने का क्या मतलब होगा कि गैस का दबाव के ऊपर डिपेंड करेगी। और एक बात इसमें याद रखना, एक बात इसमें हमेशा याद रखना मेरी, कि जब भी के एच का मान, के एच के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि सोल्युबिलिटी कैसी होगी, गैस कितनी घुलेगी, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, के एच के ऊपर, क्योंकि के एच ही बताता है गैस का नेचर कैसा है, और गैस का नेचर ही डिपेंड करेगा कि गैस कितनी घुलेगी, गैस का नेचर ही डिपेंड करेगा भाई, ठीक है, कि सॉल्यूशन में कितनी घुलेगी। अगर गैस का नेचर के एच, ठीक है, के एच अगर ज़्यादा मान देता है, ठीक है, अगर के एच ज़्यादा मान देता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि गैस कम घुलेगी या ज़्यादा घुलेगी, गैस कम घुलेगी, ये बात याद रखना, गैस कम घुलेगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि के एच का मान अगर ज़्यादा है तो गैस कम घुलेगी, लेकिन अगर के एच का मान कम है, ठीक है, तो गैस ज़्यादा घुलेगी, ठीक है। ये बातें याद रखनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके लिख लीजिए चाहे, इट इम्पोर्टेंट्स, ओके। देन आगे चले, ओके सर आगे चलिए आप। चलो देखो, समझना आसान है सब चीज़ें, लेकिन आप लोग कई बार क्या होता है, आप लोग ना जल्दबाजी के अंदर रहते हो, यार ये नहीं समझा, बस ये तो आता है वो करते हैं, ये आता है वो करते हैं, और जो आता है वो फिर बाद में भूल भी जाते हैं। हमारे माइंड को जो है हर चीज़ याद करने के लिए दोबारा रिपीटेशन चाहिए होती है,
ठीक है, दोबारा रिपीटेशन। अब कहोगे सर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा अब तक याद है। यार पागल इंसान है। तुम लोग बेफालतू की चीज़ें ही याद रख सकते हो। तुम लोग बेफालतू की चीज़ें याद रख सकते हो। सर मुझे पहले वाली का चेहरा याद है। तेज हो रहे हो। हम्म, सर क्या करें, करना पड़ता है सर। इतना भी महान काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। क्या हुआ, कैमरा हिल गया क्या? ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं तापमान पर क्या होगा। यही बात करनी पड़ेगी ना। अब के एच हमने घोला है भाई। अब के एच का टेम्परेचर पर क्या डिपेंड होता है। अब टेम्परेचर पर डिपेंडेशन भी हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो के एच का मान घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है। और अगर हमने घटा दिया तो वो क्या होगा। फिर भी हमें ये बात भी पता होनी चाहिए टेम्परेचर पर के एच का मान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का। क्योंकि प्रेशर का तो देखो हम पार्शियल प्रेशर निकाल ही रहे हैं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या है, पार्शियल प्रेशर निकालना ही है भाई, शायद डायरेक्ट मतलब यही बनता है। ठीक है, डायरेक्टली निकालना है तो क्यों आगे करे भाई, क्यों समझे उसको अलग से। हमें जब क्वेश्चंस में समझना है वो तो क्वेश्चंस में हम समझ लेंगे कंसेप्ट के हिसाब से। जो चीज़ कंसेप्ट में नहीं आएगी वो यहाँ बताओ सर हमें। देखो, जब भी आप तापमान बढ़ाओगे, ठीक है, जब भी आप तापमान बढ़ाओगे के एच का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी आप तापमान बढ़ाओगे तो के एच का मान बढ़ेगा। और जब भी घटाओगे, और जब भी घटाओगे मतलब, लेकिन एक चीज़ और है, मैंने आपको एक बात और बताई थी, के एच मान अगर बढ़ गया तो घुलनशीलता कम हो जाएगी। गैस की घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। ये बात बोली थी ना, तो ये भी याद रखना। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो के एच का मान भी बढ़ जाएगा। और के एच का मान अगर बढ़ा तो घुलनशीलता कम हो जाएगी, गैस कम घुलेगी लिक्विड में। ये थोड़ा कंसेप्ट बीच में मेरे अटक से गया था, मैंने अब समझाया अच्छे से। कहने का क्या मतलब है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो के एच भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डाउन, डाउन हो जाएगी, यानी कि कम घुलेगी। फिर कम घुलेगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई। अब मैंने आपको साफ साफ तो बताया था कि गर्म लिक्विड के अंदर, गर्म लिक्विड के अंदर गैस कैसी होगी, कम घुलेगी। जब मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात बताई थी, कोल्ड ड्रिंक ठंडे की अपेक्षा में, ठंडे में तो जल्दी घुल जाएगी, ज़्यादा घुलेगी और, ठीक है, गैस, लेकिन गर्म में कम घुलेगी। क्योंकि ठंडा जो होता है उसको गर्म करना पड़ेगा। अब वो गर्म करेगी करेगी करेगी, उसके अंदर घुलती रहेगी, गर्मी पैदा करती रहेगी, धीरे धीरे ठंडा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर उसके अंदर गैस ही नहीं घुलेगी। लेकिन गर्म में क्या गैस घुलेगी भाई, जब गैस ही लिक्विड के अंदर घुलने के बाद हीट निकालती है तो वो गर्म में कैसे घुलेगी। गर्म को गर्म किया जा सकता है दोबारा? नहीं किया जा सकता यार, पहले ही गर्म है तो और क्या गर्म करोगे उसको। ठंडे को गर्म कर सकते हैं, ये बात लगती है अभी ठंडे को गर्म हो सकता है। क्योंकि लिक्विड में जब भी गैस घुलती है तो हीट निकालती है, ये बात याद रखनी है। लिक्विड में जब भी गैस घुलेगी तो हीट निकालेगी, और हीट निकल रही है तो इसका मतलब क्या है, गैस घुल रही है। ठीक है, अगर हीट नहीं निकल रही है तो गैस घुल ही नहीं रही है, वहीं की वहीं प्रेजेंट है जहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो के एच का मान बढ़ेगा और सोलिबिलिटी जो है वो घट जाएगी। क्योंकि के एच के मान बढ़ने से सोलिबिलिटी घट जाती है। और ये मैंने पहले भी बताया टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर अगर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी घट जाती है। जब मैंने सोलिबिलिटी के बारे में आपको बताया था, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में। ठीक है, बताया था। इतना समझ आया। एग्जाम्पल भी मैंने इसका दे दिया कि ठंडे कोल्ड ड्रिंक के अंदर आसानी से गैस घुल जाती है और गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस कम घुलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। समझ आया? ठीक है सर। अब बात करते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशन, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, सर अब तो 12th क्लास का, अरे भाई मैं सब करा रहा हूँ, मैं 12th का भी करा रहा हूँ, मैं एनडीए के लिए भी है, नीट के लिए भी है, जेडब्ल्यू के लिए भी है, ऑल अदर एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी हेनरी लॉ आता है, सॉल्यूशन चैप्टर आता है और उसके अंदर भी हेनरी लॉ टॉपिक आता है। ये कोई एक एक चीज़ के लिए नहीं है, सबके लिए है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी लेवल का नहीं है, जीरो से हीरो लेवल तक का है। जीरो से हीरो लेवल तक क्या, देखना आप, मैंने जब भी डीप, तभी तो मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तभी क्लासेस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं।
देखना एक एक चैप्टर की क्लासेस 25 यानी कि 25 क्लासेस एक चैप्टर की, तो थर्मोडायनेमिक्स तो और टप गया था ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ऊपर टप गया। ठीक है, हेनरी लॉ एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशंस क्या होगी? सबसे पहली एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि हेनरी लॉ को कौन कौन फॉलो करता है? सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, क्या? सॉफ्ट ड्रिंक। हेनरी लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, हेनरी लॉ को फॉलो करता है, सिंपल सी बात है भाई। अगर बोतल को हाई प्रेशर में रखोगे, ठीक है, हाई प्रेशर में है और जो उसकी सील है वो बंद है, ठीक है। अब देखो, मान के चलो ये कोई बोतल है, ये इसका ढक्कन है और ये बोतल है, पूरी बोतल है ये, मान के चलो यार बोतल नहीं है वैसे, ये बोतल है। अरे सर क्या मार्कर को बोतल बोल रहे हो? अरे बोतल मान लो यार, ये मैंने रख दी इसके ऊपर, ठीक है। और बोतल क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल एकदम सील पैक होती है, क्या होती है? सील पैक होती है। और आपने उसकी सील को, जो ऊपर का सील पैक है, ये ढक्कन जो है, ये और दबा दिया और प्रेशर दे दिया और बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया प्रेशर से, और ज़्यादा टाइट करते गए तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो क्या होगा? प्रेशर दे रहे हो, बढ़ रहा है प्रेशर, तो क्या होगा? अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो, और प्रेशर क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, इसी कारण प्रेशर बढ़ाया जाता है। और वो सील बंद करके ही क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं वो सील बंद करके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर बाद में घुलती रहे, ठीक है, दबी रहे प्रेशर में। जब आप उसको खोलते हो ना, जो गैस बाहर निकलती है, जो आवाज आती है, आवाज आती है ना ऐसी, ठीक है, वो इसी कारण आती है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो खोलते हैं तो गैस निकलती है। और उसको अगर हिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड भड़क भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भड़क भी जाती है। जब उसको ऐसे ऐसे आपने हिलाया बोतल को बंद सील में ही, तो क्या हुआ? अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, अब प्रेशर बहुत हाई लेवल का हो गया, उसके अंदर प्रेशर की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। आपने ऐसे दबा कर उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलाया और फिर रख दिया एक साइड में, और दोस्त आ रहा है उधर से चला हुआ, उसको कह दिया भाई ले पकड़, तेरे लिए आज मेरी तरफ से पार्टी, तुमने मंगाई अपने लिए दूसरी कोल्ड ड्रिंक। उसका ढक्कन खोला, पीने लगे। उसने ढक्कन खोला कपड़ों पर, वो क्यों बाहर निकला? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था भाई, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना, तो बाहर निकलने की कोशिश के चक्कर में उसका जो जितना भी वो होता है, जितना भी अंदर का केमिकल होता है, थोड़ा बहुत, मतलब केमिकल क्या बोले उसको, लिक्विड, लिक्विड होता है, वो सारा का सारा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा नहीं निकल पाता। जो जितना निकाल पाती है कार्बन डाई अपने साथ, वो निकल जाता है। देखिए ना कुछ लिक्विड जो है बाहर निकलेगा, गैस के साथ साथ लिक्विड बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ, यानी कि जो भी उसके अंदर ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, वो बाहर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, ये नॉर्मली बात है, निकलता है, थोड़ा बहुत निकलेगा ही, ठीक है। और अगर ज़्यादा देर तक हिला दी तो वो पूरा भी निकाल सकता है, ठीक है, क्योंकि ना जो उसके अंदर लिक्विड था, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस रम गई थी, और उस गैस के अंदर प्रेशर बन गया, तुमने हिलाया, और इसीलिए वो कुछ अपने साथ, जो लिक्विड में घुली थी, वो जिस लिक्विड में घुली थी थोड़े बहुत में, वो अपने साथ बाहर ले आई, ठीक है, भाग गई बाहर। बुलबुले इसीलिए उठते हैं, ये बात याद रखना, बुलबुले से याद रखो, बुलबुले इसीलिए उठते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, प्रेशर प्रेजेंट होता है। इतना लंबा क्यों समझाया सर? अरे इसलिए समझाया मैंने इतना लंबा, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबने अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया होगा, हमने भी किया है, बहुत किया है। अब हमारे दोस्त नहीं है, नहीं, अब हमारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ आया कहने का क्या मतलब है? इसकी जो प्रेशर, इसकी जो सील होती है, वो इसलिए बंद की जाती है ताकि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो बंद रहे, और वो उसके अंदर घुलने की घुलती रहे ताकि कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो, ठीक है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लिखोगे? बोतल को हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में सील बंद किया जाता है ताकि, ताकि क्या हो सके? क्या हो सके? ताकि
CO2 CO2 उसके अंदर घुल सके, ठीक है, CO2 ड्रिंक में ज़्यादा घुल सके, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा तो हाई प्रेशर मतलब प्रेशर ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होगा, गैस भी ज़्यादा घुलेगी घुल सके, क्योंकि मैंने लिख दिया ना ताकि घुल सके, ठीक है, CO2 ज़्यादा घुल सके, ये लिख लेना यार, सके वके, ठीक है, सके लिख लेना आप लोग कि ताकि ज़्यादा घुल सके, इसलिए उसके अंदर उसको सील पैक किया जाता है, वरना क्या ज़रूरत है, वरना अगर आप देखो कोई कोल्ड ड्रिंक अगर बाहर खाली रखी है तो उसके अंदर क्या होता है, गैस ज़्यादा होती है, और गैस जो होती है उसके अंदर जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसको तो बाहर निकलना, उसको निकलने की जगह चाहिए, जगह नहीं दोगे तो वो जो उसके अंदर प्रेजेंट चीज़ है उसके अंदर घुल जाएगी, उसके साथ कहेगी भाई देख यार, अब ना मेरे पास वो है ना मेरे पास इधर जाने का रास्ता है, अब तू ही है, तेरे साथ ही मिलजुल कर अपना काम करते हैं ख़त्म, ठीक है, तो वो मिलजुल कर अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं उसमें, इसीलिए, ठीक है। और जब और जब कोई कोल्ड ड्रिंक खुला रखा होता है, कोल्ड ड्रिंक खुला रखा होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो बाकी प्रेजेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो जो प्रेजेंट है ना उसके अंदर वायुमंडल में, यानी क्या एनवायरनमेंट में आपके, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी आपके पास गैसेस प्रेजेंट है, वो गैसेस सबके सब उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करती है, जिस कारण कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो ख़राब हो जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप लोग बोलते हैं बैड टेस्ट, बैड टेस्ट, ऐसा नहीं है, उसके अंदर गैसेस अलग अलग मिल गई है क्योंकि तुमने उसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, उसके अंदर जो गैसेस है वो अलग अलग गैसेस मिल गई है, एक गैस मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन उसमें काफ़ी सारी गैसेस मिल गई है, और CO2 बाहर निकल गई, जो उसके साथ होनी चाहिए वो बाहर निकल गई भाई, तो ख़राब तो होना ही है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन कहीं क्या होते हैं, पैसे लगाए हैं, पियेंगे इसको, अब पूरा ख़त्म। कंजूसपने हो तो जिनके अंदर वो करते हैं ऐसा, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक का समझ आ गया, ड्रिंक ड्रिंक नहीं, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में ये होता है, इसलिए बोतल को खुला नहीं रखना चाहिए, उसकी उसकी बोतल अगर आपने पिया है, ठीक है, तो उसकी जो ढक्कन है, वैसे तो वो वाला ढक्कन तो बंद नहीं होता, जो कोल्ड ड्रिंक की कंच वाली बोतल होती है उसका तो ढक्कन बंद नहीं होता, ठीक है, दोबारा से, लेकिन जो वैसी बोतल्स होती है, कोक की बोतल होती है जैसी प्लास्टिक वाली, ठीक है, उसको तो बंद किया जा सकता, उसको पूरी टाइट से बंद कर दो, वो ख़राब नहीं होगा, फिर वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, दोबारा वो ख़राब नहीं होगा, उसके अंदर फिर दोबारा थोड़ी सी गैस बन जाएगी, जब आप दोबारा खोलोगे फिर बोलेगा ठीक है, तो ये होता है। अब आगे चलते हैं, बहुत टाइम लगा दिया इसके ऊपर समझाने के लिए, और ये समझाना तो पड़ेगा यार आप लोगों को, ऐसा थोड़ी ना भी आपको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, अच्छे से समझाना पड़ेगा। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन समझ आई, सेकेंड वाली एप्लीकेशन है सी डाइविंग, सी डाइविंग, सी डाइविंग क्या होता है सर? सी डाइविंग में ऐसा, डीप सी डाइविंग, जब आप नीचे जाते हो डीप, देखो सी एक होता है सी डाइविंग, सिर्फ ऊपर ऊपर का घूम लेना, ऊपर ऊपर से डाइविंग कर लेना, बस ऐसे ही ना 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 ना, पानी के ऊपर ऐसे ऐसे बस। लेकिन एक होता है समुद्र के नीचे जाना, डीप जाना, ठीक है, एक डीप डीप डाइविंग होता है, ठीक है, कौन सी डाइविंग? डीप डाइविंग, डीप डाइविंग एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ज़रूरी है यार आप लोगों को बताना, 12th क्लास में पूछी जाती है, कई बार पूछ लेते हैं, हेनरी लो की एप्लीकेशंस लिखो, जब हमें पूछी जाती थी हमें नहीं पता होता क्या होती है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाता था समझ नहीं आता था भाई, दोस्त जो पढ़ाते थे वो ज़्यादा समझ आता था, ये बात सच है कि दोस्त जो पढ़ाते थे वो ज़्यादा समझ आता था, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, ये मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, मेरे सब दोस्त ऐसे थे, उनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री एक अलग ही तरह के टॉपिक्स होता है ना, जैसे अगर कोई समझाने वाला अच्छा मिल जाए तो अच्छे से समझ आता है, ठीक है, लेकिन वो समझाने वाला ही अच्छा नहीं हो तो समझ नहीं आता, ठीक है, हमें समझाने वाला कोई नहीं था इतना खास, ठीक है, तो समझ आया, अब हमें समझ आता है अच्छे से चैप्टर, ठीक है, हर एक चीज़ समझ आती है, अब केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ जाती है, फिजिक्स भी समझ आते हैं, और मैथ्स तो मेरा शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, मैथ्स तो पूछो मत, मैथ्स मेरा फेवरेट है, ठीक है, वो कराता नहीं हूँ मैं इस पे इसलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा पकड़ा, केमिस्ट्री भी समझनी चाहिए, इंसान को सब कुछ सीखना चाहिए। तो क्या होता है देखो, अब गहराई में जब भी इंसान कोई जाएगा,
समुद्र की गहराई में जब भी जाएगा, समुद्र को सी बोलते हैं ना, सी 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 सी, देखने वाला सी नहीं, डुबकी लगाने वाला सी। नीचे जाओ डाइविंग, बहुत ज़्यादा नीचे, अंधेरे, जैसे जैसे आप जाते रहोगे ना समुद्र के नीचे, अंधेरा होता रहेगा, अंधेरा होता रहेगा। और ये बात मैं जियोग्राफी क्लास में बताऊंगा कभी, जब जियोग्राफी करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, जियोग्राफी जब करेंगे तब बताएंगे। जब भी आप जाओ, आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, हाईएस्ट 8,800, 8,480 कुछ ऐसा ही है उसको, 8480 कुछ ऐसा ही उसकी हाइट है। ठीक है, जानते हो इससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, इससे भी ऊंचे ऊंचे। कहाँ पर? नीचे, ज़मीन के नीचे, ज़मीन कह रहा हूँ, समुद्र के नीचे जाओगे ना, हाई डेंसिटी स्लोप होता है उनको, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो। ये माउंट एवरेस्ट तो कुछ नहीं, 11,000 ऊंचाई, ठीक है, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, समझे? ऐसे तो होता है, समुद्र के नीचे ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर सी डाइविंग करना पसंद करते हैं। और जिन जो करते हैं उनको समुद्र की दुनिया का भी पता है, और इंसानी दुनिया का भी पता है। इंसानी दुनिया तो मतलब ही है, और समुद्र की दुनिया कोई समझता नहीं है कि वहाँ पर शार्क मिल गई अरे यार मर जाएंगे, होता है ना ऐसे। ठीक है, तो जब भी नीचे जाओगे आप, दबाव बढ़ता रहेगा, अब प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप जाओगे नीचे, नीचे जाते रहोगे, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा आपके ऊपर। दाब का मतलब ही प्रेशर होता है। और धीरे धीरे अंधेरा भी होता रहेगा, अंधेरा, नीचे जाओगे अंधेरा होता रहेगा। ठीक है क्या होता रहेगा? अंधेरा होता रहेगा। दिनों चाहे आपके, आप दिन में डाइविंग करोगे तब भी अंधेरा ही रहेगा समुद्र के नीचे। ठीक है, जाओगे डाइविंग के अंदर, वहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपके जो खून के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, आपके खून में जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा घुलने लग जाती है। ठीक है, आपके खून में क्या होता है? नाइट्रोजन ज़्यादा घुलने लग जाती है, क्योंकि प्रेशर जो है हाई लेवल का हो चुका है। अगर जैसे जैसे आप नीचे गहराई में जाते रहेंगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा, और प्रेशर के साथ साथ आपके खून के अंदर नाइट्रोजन गैस मिलती रहेगी, आपके खून के अंदर नाइट्रोजन गैस मिलती रहेगी। ठीक है, और ऊपर आते ही आपका क्या हो जाएगा? ऊपर आते ही आपका दबाव कम हुआ, प्रेशर कम हुआ ऊपर आते ही। ठीक है, प्रेशर कम हुआ ऊपर आते ही, वैसे ही आप हाँफने लगते हो, हाँफने लगते हो, एक लग बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हो। ठीक है, जब भी आप हाँफने लगोगे, मतलब जो नाइट्रोजन आपके शरीर में मिली थी, आपके खून में मिली थी, वो नाइट्रोजन बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी और बुलबुले उठने लगेंगे एक तरह से, अलग ही। अब क्या कहूँ आपको, बुलबुले कैसे? मैं खून थोड़ी ना निकाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो बुलबुले निकलने लग जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, और एक बात और होती है, जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हो ना, समुद्र में ऊपर की तरफ आते हो, तो बुलबुले क्यों उठते हैं? वो नाइट्रोजन गैस जो है धीरे धीरे आपके शरीर से निकल रही है, धीरे धीरे आपके शरीर से निकल रही है, इसलिए बुलबुले थोड़े थोड़े उठते हैं। ठीक है, वैसे ही अब वो तो यार सी डाइविंग वाले को ही फील हो सकता है ना, अब आपको क्या फील कराएं। ठीक है, उन्हीं को फील हो सकता है जो सी डाइविंग करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, गहराई में दबाव ज़्यादा होता है, और अगर दबाव ज़्यादा है तो आपके शरीर में क्या होगा? नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मिल जाएगी। नाइट्रोजन, सीधा एन लिख दे, एन ज़्यादा घुलेगी आपके शरीर के खून में। ठीक है, ज़्यादा घुलेगी, और जैसे ही आप बाहर आएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी, और आप नॉर्मल वैसे ही हो जाएंगे। दम घुटने लगता है ना नीचे, एक तरह से लगता है। आप सिलेंडर गैस भी ले जाओ, जैसे वो पीछे लगा के ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है, उससे भी फिर भी आपको ना थोड़ी थोड़ी घुटन महसूस होती ही होती है, फिर भी घुटन महसूस होगी ही होगी। इसीलिए तो जो नीचे डाइविंग करने के लिए जाते हैं वो ऊपर आते ही हाँफने लग जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है आपके पास, उनसे अगर ऑक्सीजन पूरी मिल पाती, अच्छे से मिल पाती, तो आपको कोई दिक्कत ना होती, नीचे आप आराम से जाते। लेकिन ऊपर आते ही आप हाँफने इसलिए लग जाते हो क्योंकि वो ऑक्सीजन भी सही नहीं होती पूरी तरह से। जो नेचुरल ऑक्सीजन है,
सिलेंडर ऑक्सीजन की अपेक्षा में वो सिलेंडर अपेक्षा में बहुत कमज़ोर गैस होती है, आपके शरीर को वो भाती नहीं है आसानी से। ठीक है, वो शरीर को भाती नहीं है क्योंकि आप नेचुरल गैस ले रहे हो, नेचुरल ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपका आपका शरीर उससे चल रहा है। लेकिन जो सिलेंडर्स के अंदर गैस है उससे कितनी देर आप सह पाओगे, ज़्यादा देर के लिए डाइविंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए बड़ी जल्दी ऊपर आना पड़ता है, इसलिए आप हाँफने लगता है। और जिनको आदत पड़ी होती है वो काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, जिसका पहली बार होता है वो तो वैसे ही हाँफने लग जाता है, कांपने भी लग जाता है वो तो बेचारा। ठीक है, तो वही चीज़ होती है, जब भी आप जैसे जैसे गहराई में जाओगे दाब ज़्यादा बढ़ता रहेगा और वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो आपके शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो आपके खून में रम जाएगी, खून में मिलने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर आओगे तो वैसे ही वह गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और आपको एक अजीब सी फीलिंग होगी, आपको लगेगा मेरे खून उबल रहा है, एक तरह से उबल रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग होती है। अब फीलिंग होने वालों को होती होगी भाई, हमें क्या पता। ठीक है, ये थी दूसरी एप्लीकेशन सी डाइविंग की, डीप सी डाइविंग, जो डीप डीप में जाते हैं। ठीक है, और बहुत अंदर तक जाते हैं, ऊपर ऊपर से क्या घूम लिया, कहोगे सर मैं ऊपर से मैं भी डाइविंग करके आया था और भाईजान मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मेरे तो खून में उबाला नहीं हुआ, नाइट्रोजन गैस नहीं मिली। अबे पागल, ऊपर ऊपर से घूम के आने से किसने कहा है। नीचे जाओ डीप सी डाइविंग में, डीप जाओ। डीप में अलग, देखो जैसे आप ऊपर जाओगे ऊपर लेवल में अलग तरह के जानवर मिलेंगे जो पानी में रहते हैं, नीचे जाओगे वो अलग तरह के हो जाएंगे, और नीचे जाओगे उससे अलग तरह के हो जाएंगे। ज़्यादा पूरी गहराई में तो कोई जानवर नहीं रह सकता, इतना खास नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ दबाव ज़्यादा हो जाता है, कोई जानवर जिंदा नहीं रह पाता। मतलब पानी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले तो वैसे भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो धरती पर रहते हैं वो जानवर थोड़ी ना पानी में रह पाएंगे। बस एक ही है, एक मेंढक भी पानी में रह पाता है, और स्नेक स्नेक बस मैंने तो ज़्यादातर इन्हीं के बारे में देखा है भी, ये उस पर भी रह लेते हैं ज़मीन पर, और अंदर भी एक कछुआ, कछुआ भी ज़मीन पर भी रह लेता है, और मगरमच्छ भी। अ, अब यार काफ़ी सारे होंगे, ऐसे थोड़ी ना गिनते रहेंगे अब हम। ठीक है, हमें बात करनी है टॉपिक की, हेनरी लो के ऊपर। ठीक है, अब सर भाईजान आपने ये तो बता दिया हमें कि सॉफ्ट ड्रिंक, डीप डाइविंग, हमने एक एप्लीकेशन की बात नहीं की है। डीप डाइविंग हो गया, आप गहराई में चले गए। ठीक है, आपने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह प्रेशर की बात कर ली लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड की, ऊंचाई की। ऊंचाई पे आप जाते रहोगे ना, ऑक्सीजन कम होती रहेगी, ऑक्सीजन कम होती रहेगी ऊंचाई पे, जैसे जैसे जाओगे जाते जाओगे जाते रहोगे। हाई एल्टीट्यूड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाते रहोगे ऊपर जाते रहोगे, यानी कि ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट ऊपर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जैसे जैसे पहाड़ों पे या फिर आसमान में एक तरह से ऊपर जाते रहोगे, वैसे ही प्रेशर घटता रहेगा, प्रेशर मतलब बढ़ता रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन कम होती रहेगी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी इतनी खास। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका सांस फूलने लगेंगे। ठीक है, क्या लगेंगे, सांस फूलने लगेंगे, मरोगे नहीं, सांस फूलने लगेंगे। सर आप कह रहे हो ऊपर जाते रहेंगे तो मर ही तो जाएंगे, ऊपर तो तभी तो जाएंगे जब मरेंगे, तभी तो जाएंगे ऊपर। ऐसा थोड़ी ना है यार, अब मैं मरने वाली बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जैसे जैसे आप पहाड़ पर, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं ऊपर ऊपर। ठीक है, ऊपर ऊपर जैसे जाते रहोगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, तभी आपका सांस जो है वो फूलने शुरू कर देता है। ठीक है, सांस फूलना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ आया। तो क्या होगा, ऊपर जाते रहोगे तो ऑक्सीजन का दबाव कम होता रहेगा, ऊपर जाते रहोगे तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो, चलते जा रहे हो ऊंचाई पर। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी उसका दबाव कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं। ठीक है,
थोड़ी थोड़ी घुलेगी आपके शरीर के अंदर, जो खून है उसके अंदर कम घुलेगी ऑक्सीजन, वरना खून, वो कहते हैं ना खून ठंडा पड़ने लग गया है, एकदम हाथ पैर थोड़े थोड़े नर्व चलना बंद कर देते हैं, ऐसे ही कई बार होता है ना, हाथ पैर ऐसे चलते नहीं है, हिला नहीं पाते हम लोग, कई बार लगता है कि हाथ में जान ही नहीं है, पैर में जान ही नहीं है, ठीक है। तो होता है ना कई बार ऐसे, तो वो इसी कारण होता है, कई बार क्या होता है ऑक्सीजन जो है वो अटक जाती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है खून के अंदर, इसी कारण तो हमारे हाथ चल रहे हैं, हाथ पैर चलते हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर ऐसे ही लगने लगता है, भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और दबाव प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, जिस कारण अगर दबाव कम हुआ, अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ, तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, के एच का मान कम ज़्यादा हो गया, के एच का मान ज़्यादा हो गया, और गैस की सोलिबिलिटी कम हो गई, गैस की सोलिबिलिटी कम होगी, गैस घुलने की क्षमता कम हो गई आपकी, ठीक है। शरीर में खून में जो गैस, ऑक्सीजन गैस घुलती रहती है, वो आपके शरीर में घुलना कम हो जाएगी जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाओगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, के एच का मान भी बढ़ रहा है, और के एच का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, सोलिबिलिटी कम हो रही है, ऑक्सीजन की विलेयता आपके शरीर में कम होती जा रही है, इसलिए आपको लगने लगता है, ऐसे हाफने लग जाते हो एक लग, और वहाँ से आपको लगता है दम घुटने लग गया है, अब धीरे धीरे आपके हाथ पैर चलना थोड़ा थोड़ा बंद कर देंगे, लगेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही नीचे आओगे फिर दोबारा वही हो जाएगा, पहले तो हाफ हो गया एक अच्छी तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो पूरी करनी है, जितनी ऊपर से कम ली है आपने नीचे से पूरी करनी है ना, आते ही हाफने लग जाते हो, बड़ी बड़ी सांसें लेने लग जाते हो, तो वो जो ऑक्सीजन है वो अंदर शरीर के जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है, फिर आपके हाथ पैर अच्छे से चलने फिरने लगते हैं, ठीक है। जाते रहोगे तो एल्टीट्यूड कम होगा, जैसे ही नीचे आओगे वैसे ही ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी आपके शरीर के खून में, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जिंदा भी रहोगे। तो सर सीधा ऊपर पढ़ा पहुंचा दिया था भाईजान आपने। तो ये हाई एल्टीट्यूड पर होता है आपके साथ, ठीक है। क्या होता है ये, हाई एल्टीट्यूड पर होता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है देखो, आ, कई बार क्या होता है ऊंचाई पर ना, एक आजकल मेरे ख्याल से मंदिर वगैरह भी है, वैष्णो मंदिर भी ऊंचाई पर है शायद 14 किलोमीटर की, सीढ़ियाँ की ऊंचाई है 14 किलोमीटर, तो पहाड़ की ऊंचाई नहीं है उसकी, शायद सीढ़ियों की ऊंचाई है 14 किलोमीटर की, पहाड़ की नहीं है। तो जब भी उस पर जाते हैं कई बार आपको ना चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी होने लग जाती है, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, वो किस कारण आते हैं, वो इसी कारण आते हैं आपको चक्कर, क्योंकि आपके खून के अंदर ऑक्सीजन कम घुल रही है, जिस कारण आपको कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। मैंने बोला ना कि हाथ पाँव में हिलना कम कर देंगे, बंद कर देंगे हिलना एक तरह से, अगर ज़्यादा हाई लेवल पर चले गए तो आपके हाथ पैर एकदम बंद हो जाएंगे चलना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे बढ़ेगा ना दबाव भी, एक लगे थोड़ी ना दबाव बढ़ जाएगा, वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ना चक्कर आने लग जाएंगे, जैसे जैसे देखना, एक कईयों को प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने लग जाएंगे, और कई बार तो गिर जाओगे आप, बेहोश हो जाओगे वहीं पर नीचे, ठीक है। और ये ज़्यादातर ना भीड़ भाड़ के इलाके में तो पक्का ऐसा होना ही होना है, ठीक है। लेकिन पहाड़ों पर ऐसी प्रॉब्लम आना नॉर्मल बात है, पहाड़ों पर ऐसी प्रॉब्लम आना नॉर्मल बात है, क्योंकि ऐसा होता है, पहाड़ी इलाके के लोगों को रहने की वहाँ पर आदत है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ से वह मैदानी इलाके से आप पहाड़ों के इलाकों में जाओगे रहने के लिए, तो आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर आप ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है। तो यही कारण होता है आपको चक्कर वगैरह, कमज़ोरी वगैरह होती है, ठीक है। समझ आया, इसको लिखिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पा रही, तो जिस कारण आपका शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है। इसको लिखिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम इसके कल कर लेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कंसेप्चुअल भी, और वैसे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। आज आपको समझा देता हूँ किस तरह के आते हैं, दो कराऊंगा, एक कंसेप्चुअल कराऊंगा और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है।
हेनरी लो क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है आपका, इधर न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उधर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है H2S गैस की पानी में घुलनशीलता STP टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पोटेंशियल पर 0.195 m है। एक हेनरी स्थिरांक KH की गणना करें। ठीक है, यानी कि हेनरी कांस्टेंट हमें निकालना है KH। ठीक है, और H2S की पानी में घुलने की घुलनशीलता भी हमें बतानी है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, क्या करोगे? देखो, सबसे पहले इसने हमें घुलनशीलता दे दी है कि H2S की सोलिबिलिटी, घुलनशीलता को सोलिबिलिटी बोलते हैं ना, तो सोलिबिलिटी कितनी है? 0.195। ठीक है, इतनी है, इतनी है, समझ आया? और उसने और भी कुछ बोला है, और क्या बोला है उसने पानी में, यानी कि बोला ही नहीं है आगे। तो अब हमें हमें पता है कि जब भी हमें पानी की या फिर किसी चीज़ की वो नहीं दी होती, क्या नहीं दी होती, मतलब लीटर या केजी के अंदर नहीं दिया होता, ग्राम में नहीं दिया होता, तो हम उसको अपने आप से मान लेते हैं 1 kg। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ हम क्यों मानते हैं। हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ फिर मैं लिख दूंगा ना कितने ग्राम है। हमारे पास फॉर्मूला होता है P=KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मान लो B, मान लो यार कुछ भी मान लो, मोल फ्रैक्शन ही होता है ये। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? मोल्स चाहिए होंगे। लेकिन मोल्स चाहने के लिए हमें ये भी पता करना होगा, मोल्स के लिए हमें ये भी पता करना होगा कि पानी की कितनी कंसेप्ट है। मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए, पानी के मोल्स भी चाहिए। ठीक है, और हमें इसके मोल्स भी चाहिए, यही होगा ना, इसके मोल्स हमें पहले ही गिवन है। ठीक है, सोलिबिलिटी इतनी है, समझ आया ना, कि ये इतने मोल सोलिबिलिटी H2SO4 की इतने मोल सोलिबिलिटी है कि वह पानी में घुल सकता है, ये कहना इसका है। ठीक है, तो हमें अब किसके किसके चाहिए? पानी के चाहिए, और पानी के चाहने के लिए हमें उसके नहीं मोल्स निकालने पड़ेंगे पानी के। तो पानी के मोल्स निकालने के लिए हमें उसका, या ये भी पता होना चाहिए कि वह, हमें पता होना चाहिए उसका मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, यानी कि मोलर मास हम निकाल लेंगे H2SO, H2 है ना, H2O वाटर, वाटर का तो हमें पता है 18 होता है मोलर मास, लेकिन मास कितना है, मास पता है, यानी कि द्रव्यमान पता है? नहीं पता। तो आप अपनी तरफ से लेते हैं 1 kg, क्योंकि हमें मास चाहिए भाई, मास तो कहीं ना कहीं से लेंगे, तो 1 kg मास हो गया, कितना हो गया। और मोल फ्रैक्शन, इसका कहने का क्या मतलब होता है, ये सोलिबिलिटी का कहने का मतलब होता है कि 1 किलो पानी में 0.195 मोल मिल सकते हैं, इतनी मोल गैस इसमें मिल सकती है, 1 किलो पानी में मिलेगी। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स चाहिए, और मोल्स के अंदर मास जो होता है वो ग्राम में होता है, ना कि किलोग्राम में, ना कि किलोग्राम में, ग्राम में होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। कितने? 1000 ग्राम। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला हटाओ, यहाँ से आप निकाल लो मोल्स। क्या निकाल लो? मोल्स, मोल्स ऑफ H2O। H2O के मोल्स निकालोगे तो 1000 मास
मोलर मास 18, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे 18 है 18×5 = 90, ठीक है 55.55 कुछ अप्रोक्स यही आंसर आएगा, 55.55, हाँ अप्रोक्स यही आएगा, हाँ यही आ सकता है, निकाल कर देखना। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, क्योंकि आपको देखिए फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, के एच के साथ साथ आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो इधर भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको किसका निकालना है, H2SO का, ठीक है, क्योंकि आपको हेनरी स्थिरांक निकालना है के एच, तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.195, क्योंकि इतने मोल्स किसके हैं, H2O के हैं, H2S के हैं, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इसके हैं, ठीक है। और वही आप क्या करते हो N1, N1 क्या है, N1 है 55.55 प्लस ऑफ, और N2 क्या है 0.195। अब मैं मोल फ्रैक्शन निकालना थोड़ी ना सिखाऊंगा, मैं सिखा चुका हूँ, इतनी मेहनत की थी, इतने क्वेश्चंस आपको कराए थे उसके, अब वो थोड़ी ना सिखाऊंगा, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो पिछले क्लास में देख सकता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि मोल फ्रैक्शन में का फॉर्मूला भी बताऊँ मैं, ठीक है, तो अच्छे से समझो, मैं बता ही देता हूँ यार, ये देखो लो, ये होता है N1/N2 प्लस N1 + N2, ठीक है। और दो के निकाल, बी का निकालना, यहाँ दो आ जाएगा, यहाँ दो आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। और ये एन का मतलब होता है मोल्स, ठीक है। अब समझ आ गया फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिखा है ये वाला, 0.195 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 55, एक मिनट इसको जोड़ लो, 55.55 डिवाइडेड बाय 0.195, यहाँ ज़ीरो लगेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5×9 कितने होते हैं 14, 1 आ जाएगा 6, यहाँ 7 आ जाएगा, 5.745 आ जाएगा। इसके डिवाइडिंग में यहाँ 3 पॉइंट्स हैं तो ज़ीरो लगा दो, 3 जीरो हैं, इसकी भी डिवाइडिंग में 3 जीरोस, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दो, XH2S आ जाएगा, XH2S आपके पास आ गया 95 डिवाइडेड बाय 55745, ये आपके पास आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0035 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है तो मुझे याद है इसका, ये आएगा 0.0035, ओके। आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना। अब नीट JEE के बच्चे हो, चाहे 11th चाहे 12th क्लास के बच्चे हो, चाहे आप NDA के बच्चे हो, अब NDA नीट JEE के हो तो आपकी इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हम इसको कर सकें, ठीक है। अब हर एक टाइम पर कैलकुलेशन थोड़ी ना बताई जाएगी। अब आपको यहाँ से निकालना है KH, प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर गिव, प्रेशर तो बोलो सर, प्रेशर तो हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। प्रेशर इसके अंदर अगर ये 1 kg है और 1 kg के अंदर तो 1 ATM प्रेशर होगा, ATM प्रेशर की क्या होती है, यूनिट होती है, 1 ATM होगा, तो 1 ATM प्रेशर है, 1 ATM प्रेशर हो गया, ठीक है। तो आपको KH निकालना है, इसको फिर इधर भेज दो P के डिवाइडिंग में, तो KH निकालने के लिए बन जाएगा P/X, ठीक है, ये निकालना है, तो निकालो भाई, इसको भी निकाल लो। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी जो यूनिट होती है, KH की जो यूनिट होती है वो K बार होती है, K बार, यानी कि बार में आना चाहिए आंसर। तो एक मिनट, बार में ही होती है, सॉरी ओनली बार में आएगा, बार में आता है ना, KH बार में आता है ओनली, K बार नहीं होता, बार में आएगा। तो बार में निकालने के लिए के, तो आपको ATM में है ये, तो भाई अब ATM में है तो कैसे निकालोगे के बार में, हाँ। और आपको पता मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसको कैसे निकालोगे के बार में, तो एक ATM है तो एक ATM को बार में चेंज करो। और मैं आपको सीधा डायरेक्टली बता देता हूँ, वैसे तो अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि एक ATM में इतने बार होते हैं,
एक एटीएम में इतने बार होते, कई जगह ये लिखा है, लेकिन काफ़ी जगह है ये लिखा होता है 0.987 बार एक एटीएम में। काफ़ी जगह ये लिखा है, काफ़ी जगह ये, दोनों ही सही है, कोई सा लिख लो। हम लिख लेते हैं ये नीचे वाला, ठीक है। तो के एच इज इक्वल टू पी पार्शियल प्रेशर कितना आएगा, ये आएगा। मैं ये मान लेता हूँ 987, चाहे ये मान लो चाहे वो मान लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि कई जगह ये मिलेगा कई जगह ये मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में ये मिलता है, ये मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन होता दोनों है कि दोनों बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। या तो कोई बुक्स में ये लिखा होगा और कोई बुक्स में ये लिखा होगा, अब बुक्स अलग अलग है, कोई एक इंसान तो बना नहीं रहा, ठीक है। तो इसके डिवाइडिंग में आएगा, मोल फ्रैक्शन कितना निकला हमारा 0.0035। अब वही करो दोबारा से, इसके पॉइंट के बाद तीन अक्षर, तो 3 जीरो में लगा लो डिवाइडिंग में, 1000, ठीक है। वहीं इसके 4 हैं तो इसके आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 10,000। ये 3 जीरोज से 3 जीरोज कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल जैसे जैसे करोगे के एच इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल आपने किया तो ये आएगा 987 इंटू में 10 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडिंग में आ जाएगा 35। इसको डिवाइड कर लो 2, 5 2 ज़ा 10 और 7 35। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लो अगर चला जाता हो तो 7 12×7 = 84, नहीं 13 पे भी नहीं जाएगा, 13×7 = 91 और 14×8 हाँ 14×7 = 98, ये आ जाएगा, 14 पे चला जाएगा, 7 से इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पर 14 है और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7 141 141 इंटू 2 आ जाएगा। देन के एच का मान ये आ जाएगा आप लोगों के पास, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये आंसर आपको पूरा निकाल लेते हैं 282, ये आ जाएगा, और इसके पीछे यूनिट लगेगी बार। तो आ गया आंसर, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन इजी थी तो मैंने कर दी, इसमें बहुत टाइम लगता, हम इसको डिवाइड तो कर लेते लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने इजीली कर दी, क्योंकि आपको पता भी चल जाए कि हमने किया क्या है। ओके, तो लिखिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, लिखिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लिखते रहिए इसको, इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये कंसेप्चुअल रहेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक की अत क्रियाओं, अब हिंदी में ऐसे ही लिखा मिलेगा भाई, अत अंत इसी ऐसे ही कुछ मिलेगा लिखा हुआ, क्रियाओं, घबराना नहीं है, हिंदी मीडियम इज अ बेस्ट मीडियम, को के आधार पर निम्नलिखित को एन ऑक्टेन, वाओ क्या क्वेश्चन है, एन ऑक्टेन में उनकी बढ़ती हुई घुलनशीलता, ये कंसेप्चुअल है भाई, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और आपको आना भी चाहिए। सोल्यूबिलिटी आते हैं ये पेपर में, ठीक है। सोल्यूबिलिटी के क्रम में लिखें, ठीक है, के क्रम में लिखें, और कारण भी बताना है क्यों। ओहो, ये भी बताना है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, कारण बताएं। और तब तक आप लोग ये क्वेश्चन जरूर लिख ले, क्योंकि इसको इधर भी सोल्व करना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन होगा। और निम्नलिखित में क्या क्या दिया गया है सर, वो तो लिख दो भाईजान, आप आधी चीज़ें लिखते हो, आधी चीज़ें नहीं लिखते, ये दिमाग से निकल जाता है, दिमाग सही जगह लगाओ सर। KCl सही जगह कहीं, CH3CN, ओके। ये आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको आपको एन ऑक्टेन के अंदर घोलना है। अब ये कितना घुलेगा, कैसे घुलेगा,
किस हिसाब से घुलेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी है, और हमें देखो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को घोलना है। साइक्लोहेक्सेन को भी घोलना है एन ऑक्टेन के अंदर, KCl को भी घोलना है, CH3O यानी कि मिथेनॉल को भी घोलना है, और इसको भी घोलना है सीथेन साइनाइड को। ठीक है, लिखो इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी करो, जल्दी क्वेश्चन को लिखो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। चलो भाई, क्वेश्चन को देखते हैं अपने। ठीक है, किसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूरा लिखा गया है ना, पहले चेक कर लेते हैं। ओके ओके, यही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट समझो, क्या कंसेप्ट है। याद करो, जब मैंने सोलिबिलिटी आपको कराई थी, अब बात इसके ऊपर सोलिबिलिटी के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि जो हेनरी लॉ होता है वो सोलिबिलिटी पर डिपेंड करता है। सोलिबिलिटी के बारे में बोलता है कि कोई चीज़, कोई गैस कितनी पानी में घुलेगी, कितनी लिक्विड में घुलेगी, ये बात करता है ये। अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट बोलता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जैसी चीज, एक जैसी चीज एक जैसी में ही मिलेगी, यानी कि दोनों, अब यार क्या बोलूँ मैं इसको, जैसे उनकी अट्रैक्शन जो है वो बराबर होनी चाहिए, अट्रैक्शन बराबर होनी चाहिए। बात मैंने पहले बताई थी, अट्रैक्शन मतलब इसकी अट्रैक्ट करने की पावर भी उतनी होनी चाहिए जितनी इसकी है, इसकी अट्रैक्ट करने की पावर उसकी अट्रैक्ट करने की पावर के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी कि इसका नेचर भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इसका नेचर है, जैसा इसका नेचर है वैसा ही इसका नेचर होना चाहिए। शांत स्वभाव इसका है तो शांत स्वभाव इसका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ का है कि शांत स्वभाव, लेकिन इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैसे बोलेंगे सर। केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इसको, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। देखो भाई, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब केमिस्ट्री की भाषा में कैसे होता है, या तो एक चीज नॉन पोलर होगी या एक चीज पोलर है, तो क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, क्या इनके बीच में रिएक्शन होगी कभी। ये दोनों एक दूसरे में घुल पाएंगे, कभी नहीं घुल पाएंगे, क्योंकि एक पोलर पोलर का है और एक नॉन पोलर है। ठीक है, एक पोलर नेचर का स्वभाव रखता है और एक नॉन नॉन पोलर का रखता है, यानी कि पोलर उसमें है ही नहीं कुछ भी। तो क्या इन दोनों की जमेगी, नहीं जमेगी। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर ही मिलेगा। ठीक है, और पोलर के अंदर पोलर तो मिलेगा ही मिलेगा, एक उसके जैसा स्वभाव एक और बंदे के पास होता है, आयनिक के पास। किसके पास होता है, आयनिक के पास। ओके, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है। देखो, अब देखो एन ऑक्टेन जो है, एन ऑक्टेन हमें बोला गया इसी में घोलना है, घोलना तो इसी में है। एन ऑक्टेन ये लिखा गया है, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन के अंदर हमें चीज़ें घोलनी है, क्या क्या घोलना है ये हमें पता करना होगा। ठीक है, तो एन ऑक्टेन ऐसा कैसा कैसा चीज़ है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो भाई साहब, ये जो है ना, ये एन ऑक्टेन जो है ना, ये नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ऑक्टेन जो है नॉन पोलर है। ओके, ठीक है सर, ये मैंने ना आपको संयोजकता के अंदर बताया था, जब हम लोन पेयर निकालते थे। लोन पेयर के साथ साथ हम तीन चीज़ें बताते थे। लोन पेयर बताते थे, पहले सिग्मा बॉन्ड बताते थे, फिर पाई बॉन्ड भी बताते थे, फिर लोन पेयर्स बताते थे। लोन पेयर्स के बाद हम पोलर नॉन पोलर की बात करते थे ना, नॉन पोलर पोलर की बात। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैंने पहले क्लासेस में करा चुका हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा सॉल्यूशन की। केमिस्ट्री क्लास की स्टार्टिंग क्लासेस, उसके अंदर आपको मिलेगा, और उस क्लास में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी थी, अब इम्प्रूवमेंट अच्छी है क्लासेस में। ठीक है, तो नॉन पोलर नेचर का ये है, हमने उसमें किया था कि कैसे पता करते हैं नॉन पोलर, कैसे नहीं पता करते। आप जाकर देख लीजिए उस क्लास को, उसमें मिल जाएगा। वैलेंसी रिलेटेड क्लास है, उसमें पता चल जाएगा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पोलर नॉन पोलर के बारे में कैसे पता करना है,
तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, आप लोग वो क्लास देखो, आप लोगों को समझ आ जाएगा पोलर नॉन पोलर कैसे पता करना है। तो इसका नेचर जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर होता कैसा है? नॉन पोलर एक तरह से ये सॉल्वेंट होगा ना, इसी के अंदर घोलना है ना हमें, तो ये सॉल्वेंट मानेंगे हम, क्योंकि सॉल्वेंट में ही घोला जाता है किसी चीज़ को। और ये होता किस प्रकार का है? ये एक तरह से ना तेलीय पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ होता है। कैसा? तेल जैसा। ऑक्टेन जो है, एन ऑक्टेन जो है, वो तेल जैसा पदार्थ होता है, एक तरह से तेल जैसा पदार्थ, चिकना चिकना पदार्थ, एक तरह से चिकना पदार्थ होता है। और अब मैंने आपको क्या बोला था, अब आपको पता चल गया ये कैसा स्वभाव रखता है, कैसा बंदा है, बोलचाल में कैसा है, अच्छा है या नहीं है, सब समझ आ गया आपको। एक बात मैंने आपको बोली है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये भी मैंने बोली, लाइक डिजोल्व लाइक, ये फॉर्मूला हमेशा याद करना है। ये लाइन जो है हमेशा याद रखनी है, खासकर सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जैसी चीज, जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही उसके अंदर सॉल्यूट मिलेगा, जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही उसके अंदर सॉल्यूट मिलेगा। हिंदी में भी बता देता हूँ सर, आप तो भाईजान आप इंग्लिश में ही बोलते हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, विलायक के अंदर जैसा विलायक का स्वभाव है उसके अंदर वैसा ही स्वभाव मिलेगा जैसा सॉल्यूट का स्वभाव होना चाहिए। दोनों का स्वभाव सेम होना चाहिए, यानी कि विलायक का स्वभाव भी सेम होना चाहिए और विलेय का स्वभाव भी सेम होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। यानी कि कहने का क्या मतलब, अगर ये नॉन पोलर नेचर का है तो इसमें जो भी चीज़ मिलाओगे वो नॉन पोलर स्वभाव की होनी चाहिए, तभी उसके अंदर घुल पाएगी, अदरवाइज नहीं घुल पाएगी। ठीक है, समझ आया? हाँ, अब समझ आ गया भाईजान, बहुत अच्छा बताया आपने, हमें समझ आ गया ताकि हम समझ पाते अच्छे से। तो मैं तो समझा ही रहा हूँ। अब देखो, अगर इसके अंदर कुछ मिलाना है तो हमें किस लिए कैसा चाहिए होगा, एक तो नॉन पोलर चाहिए, हाँ नॉन पोलर चाहिए होगा, और सोल्यूट भी चाहिए होगा। नॉन पोलर सोल्यूट चाहिए ना, सॉल्वेंट तो हमें पास प्रेजेंट है सोल्यूट, हमें ये चाहिए होगा सोल्यूट। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें दी गई हैं, तीन चीज़ें क्यों, चार है, साइक्लोहेक्सेन है, KCl है, CHO3 है, मिथेनॉल है, ठीक है, CH3CN है, ये सब है ना हमारे पास। तो इनको घोलना है हमें, इनका पता करना है। अब हमें इनका पता होना चाहिए कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, और कौन आयनिक है। तो इसलिए आपके लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो उसको देखिएगा ज़रूर, तो तभी समझ आएगी जब आपको वैलेंसी आती होगी और पोलर नॉन पोलर निकालना आता होगा, तभी आप कर पाओगे। लेकिन मैं आपको सीधा डायरेक्टली समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तो देखो पता है मेरे को तो कौन सा किस नेचर का है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने बोला जैसा होगा वैसा ही ज़्यादा घुलेगा। अब अगर गैस का नेचर नॉन पोलर है तो इसके अंदर ज़्यादा गैस, ये मान के चलो कोई भी गैस ले लेते हैं हम, जो गैस नॉन पोलर स्वभाव की है, तो वो इसके अंदर कितनी घुलेगी, कम घुलेगी या ज़्यादा घुलेगी? ऑब्वियसली ज़्यादा घुलेगी, क्योंकि उसका भी जो है उसका भी मतलब उसका भी क्या है स्वभाव, नॉन पोलर है, और इसका भी स्वभाव नॉन पोलर है, तो दोनों के आपस में जमेगी अच्छी खासी। ठीक है, अच्छी खासी जमेगी। अब दो पियक्कड़ है, वो भी पीने वाला है, ये भी पीने वाला है, तो दोनों पीने वाला की अगर आपस में दोस्ती होगी तो अच्छी खासी दोस्ती जमेगी, जमेगी ना। और एक ना पीने वाला है और एक पीने वाला है, तो दोनों की दोस्ती अच्छी जमेगी? नहीं जमेगी, नहीं जम पाएगी, क्योंकि महफिल के लिए तो दोस्त जरूरी है। अब पीने वाला होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बैठा देखेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कभी। तो उसको छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है ना। तो दोनों को समझ आ गया, अगर नॉन पोलर स्वभाव की गैस होगी तो वो ज़्यादा इसके अंदर घुलेगी, और अगर पोलर होगा तो कम घुलेगा, यानी कि ये ज़्यादा घुलेगा, ये ज़्यादा घुलेगा, गैस की बात कर रहा हूँ, घुलेगी। और अगर पोलर हुई तो, पोलर हुई, ठीक है, पोलर सॉल्यूट हुआ तो कम घुलेगा। ये पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व ही नहीं करना शुरू किया, बिल्कुल भी नहीं किया, एक पॉइंट भी हमने सॉल्व नहीं किया अभी। अब हम शुरू करेंगे। अब हमें बोला गया है इन सबको घोलने के लिए, तो एक एक करके सबकी कुंडली खोलते हैं, कौन कैसा है, किस स्वभाव का है, कुंडली खोलते हैं सबकी। सबसे पहले हम कुंडली खोलेंगे KCl की, KCl की हम कुंडली खोलेंगे, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में। ये देखो बढ़ते क्रम में लिखना है। किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, घुलने की क्षमता ज़्यादा है, कौन घुलेगा ज़्यादा है नॉक्टेन में, ये बताना है। तो KCl भाई साहब जो है वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है ये भी आयन है,
के पोटेशियम भी आयन है और कैल्शियम भी आयन है। इनके ऊपर ये चार्ज होता है ना, तो ये किस स्वभाव के हैं? आयोनिक स्वभाव के हैं, आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये फॉर्मूला, जिस चीज़ का फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड होता है, बस सिंपल है, मैंने आपको पहले भी समझाया। आयनिक कंपाउंड का है, ठीक है सर। आयनिक कंपाउंड का है, इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसी होगी? यार आयनिक कंपाउंड है तो इनके बीच में इंट्रैक्शन भी कैसी होगी? आयन डाइपोल की अट्रैक्शन होगी, यही इंट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में। यानी कि जो भी चाहिए इसको, इसको कैसा चाहिए होगा? अपने जैसा चाहिए, आयनिक। लेकिन ये एक चीज़ और कहता है यार मैं दोस्ती पोलर के साथ भी रख सकता हूँ। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर के साथ भी रह सकता है, लेकिन नॉन पोलर के साथ कभी नहीं रहेगा, उसके साथ उसकी दुश्मनी है। अब भाई निकल, जल्दी निकल जा मेरी आंखों के सामने से। ये तो ऐसे बोलता है, धमकी देता है सीधा, डायरेक्टली धमकी। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं, क्वेश्चन तो देख लिया अब हमने, ठीक है। आयनिक डाइपोल है, और इसके अंदर क्या है सर? KCl के अंदर ऐसी क्या बात है जो नहीं घुलेगा? अब हमें इसका स्वभाव पता चल गया, जब आयंस इसका पता चल गया कि इंट्रैक्शन कैसी रखता है, इसके पास अट्रैक्शन कैसी है, तब हम आसानी से निकाल लेंगे, पता कर लेंगे भी ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा। अब कंपैरिजन करते हैं इसकी एन ऑक्टेन के साथ, एन ऑक्टेन के साथ, क्योंकि कारण बोला है, देखो कारण भी लिखना है, कारण भी लिखना है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। कारण लिखो तो इसका कारण क्या बनेगा कि भाई साहब, लेकिन भाई साहब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, लेकिन जो एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन है वो तो नॉन पोलर स्वभाव का है, नॉन पोलर स्वभाव का, और इसकी बिल्कुल जमती नहीं है आयनिक स्वभाव से, इसकी बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। और इसके पास कोई चार्ज भी नहीं है। देखो इनके पास खुद के चार्ज हैं, ये प्लस का चार्ज रखता है, ये माइनस का चार्ज रखता है, तो ये इसके साथ रहेंगे, कहेगा मेरे पास पैसा है, वो कहेगा मेरे पास गाड़ी है, तो ये कहेगा तेरे पास क्या है? मेरे पास साइकिल है, ठीक है। तो इनके पास कोई चार्ज भी नहीं है, ऑक्टेन के पास तो चार्ज ही नहीं है, तो ऑक्टेन के पास चार्ज नहीं तो इनके साथ क्यों रहेगा, और ये इसके साथ क्यों रहेंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है अपना, अब अलग बात है, ठीक है। तो ये इसके साथ नहीं रहेगी, कोई चार्ज नहीं। कारण लिखने हैं हमें, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, कोई चार्ज नहीं है, जैसे नीट JEE में सॉल्व करना होता है ज़्यादातर उन्हीं के लिए होती है परेशानी इतनी बड़ी। लेकिन मतलब क्या कहूँ, वैसे तो सॉल्व करना पड़ेगा NDA वालों को भी, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ों से ही सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ी ट्रिक्स के हिसाब से करेंगे वो कंप्लीट, ठीक है। सोच समझ से करेंगे, क्योंकि उनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे कंसेप्चुअल को, और मैं प्रैक्टिस पक्का कराऊंगा आप लोगों की, चिंता मत कीजिए। ये पता चल गया कि चार्ज इसमें नहीं है, एन ऑक्टेन में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये डाइपोल है, सॉरी ये क्या है? नॉन पोलर है ना, तो नॉन पोलर डाइपोल नहीं होता, क्योंकि ये KCl क्या है? डाइपोल है। कहाँ गया KCl? KCl है जो है वो डाइपोल है, ये डाइपोल नहीं है। तीसरा कारण ये है इसका कि ये इसके साथ नहीं घुलेगा, तीसरा कारण ये है, इसलिए KCl इसके अंदर कभी घुलेगा ही नहीं, ठीक है। KCl एन ऑक्टेन में घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसने यही बोला है ना, बढ़ते हुए घुलनशीलता में, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी तो इसकी एन ऑक्टेन में सबसे कम यही घुलेगा, तो इसको घेर दो सबसे पीछे, जा भाई तू सबसे लास्ट में बैठ। तो तेरे नंबर बिल्कुल कम आया, 0 नंबर आया तेरा, क्योंकि घुल ही नहीं रहा तो 0 ही आएगा भाई। अब ये होता कि 50% घुल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 0 आया है, अब की बार नहीं होगा, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब बात करते हैं CH3OH पर, किसके ऊपर? दूसरे पॉइंट कौन सा है? CH3OH, 2 पॉइंट है CH3OH, मीथेनॉल। हिंदी में इसको बोलते, इंग्लिश में भी इसको, हिंदी में भी, दोनों में यही बोलते हैं, मीथेनॉल। ये फॉर्मूला होता है, CH3 मीथेन होता है, उसके साथ OH लग जाता है तो मिथेनॉल हो जाता है। ये हम आगे करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, चैप्टर है एक कार्बन कंपाउंड्स, उसमें करेंगे, पीरियोडिक टेबल के बाद आता है, अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। अब इसके अंदर क्या कारण है, इसका क्या कारण है भैया, घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये भी बताओ। देखो इसका जो नेचर है वो पोलर है, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? पोलर होगा।
इसका जो नेचर है वो कैसा है, पोलर नेचर का है, ये पोलर, ठीक है, ये पोलर नेचर का है, ठीक है, पहला तो यही आ गया। और इसके पास एक स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है इसके पास, स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस, देखो स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसको इधर से मिटा देते हैं, फिर हम करते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया था ना कि इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, समझ भी आ रहा है, मेरे हिसाब से तो समझ आना चाहिए यार, देखो ठीक है। अब ये इसके अंदर डिसॉल्व होगा ही नहीं, ये इसके अंदर घुलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ना, तो वो घुलता ही नहीं है आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं घुलता, ठीक है। और एन ऑक्टेन क्या है, अब बताओ इसका क्यों नहीं घुलता। अब हमने बता दिया ये चीज़ें हैं, तो लेकिन वही काम करो, लेकिन एन ऑक्टेन नॉन पोलर है। अब मैं यार इस पर टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूँगा, ठीक है, नॉन पोलर है। दूसरी बात ये जो है, ये डाइपोल डाइपोल है, ये डाइपोल डाइपोल होगा। मैंने आपको ना स्टार्टिंग में लिखवाया था इनके बारे में, सॉल्युबिलिटी की, सॉरी सॉल्युबिलिटी कह रहा हूँ, सॉल्यूशन की पहली क्लास में ही मैंने लिखवाया था आपको कि जो पोलर होता है उसका एंगल कैसा होता है, डाइपोल होता है, डाइपोल होता है, ये सब मैंने बताया था। पोलर पोलर मिलता है जब कैसा होता है, नॉन पोलर मिलता है तब कैसा होता है, मैंने आपको सब बताया था, उसको देख लेना, ठीक है। तो ये डाइपोल होता है और ये डाइपोल नहीं होता। ये तीन चीज़ें आप यहाँ से एक तरह से रट लो कि ये लिखनी ही लिखनी है इसमें, ठीक है, नीचे लिख देना KCl बे। अब CH3 घुलेगा जरूर, इसकी घुलने की क्षमता होती है, थोड़ा सा घुलेगा, लेकिन एक चीज़ कम कर देगा। अब इसकी क्या चीज़ कम करेगा, एन ऑक्टेन भी हाइड्रोजन रख सकता है अपने पास, एन ऑक्टेन भी तो हाइड्रोजन रख सकता है, तो इसीलिए ये इसके साथ घुलेगा जरूर, एन ऑक्टेन के साथ घुलेगा जरूर, लेकिन बहुत थोड़ा सा घुलेगा, ये कोई नहीं रखता, इसके साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है इसका, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है कि जो एन ऑक्टेन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख सकता है। तो इसी कारण इसके पास क्या होगा, एक पॉइंट मिल जाएगा कि ये मेरे में घुल जाएगा, इसके साथ थोड़ी बहुत ही कच्ची पक्की दोस्ती हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो है एन ऑक्टेन के साथ घुल सकता है, एन ऑक्टेन में ये घुल जाएगा, ठीक है। क्यों घुला, क्योंकि इसके पास भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी रख सकता है, ऐसा नहीं है, रख सकता है, ठीक है। इसलिए ये इसके अंदर घुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं गिलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं घुलेगा। मतलब क्या है, इसके बाद का इसका चांस बन जाता है कि इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, चांस बनता है। लेकिन अभी हमारे पास एक और पड़ा है ना, एक भाईजान और है हमारे पास, CH3CN, इसको भी तो चेक करना है। थर्ड पॉइंट कर लो भाई, CH3CN, ये भाईजान भी कह रहे हैं अभी मुझे तो देखो यार, तुम लोग आगे से आगे काम कर रहे हो, अभी इसकी जगह डिसाइड नहीं हुई है, इसकी मतलब किसकी, CH3OH की अभी जगह डिसाइड नहीं हुई कि कहाँ रखना है इसको, ठीक है, अभी इसकी जगह डिसाइड नहीं हुई, अभी इसकी जगह डिसाइड होगी इसके बाद। और वैसे मैंने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन ही, मतलब एक इस क्वेश्चन को लिखा ही ऐसे है, सॉल्व ही ऐसे कराया है कि इसके पहले ये, इसके पहले ये, इसके पहले ये, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर अलग आएगा, सेकंड लास्ट ये है, थर्ड लास्ट ये है, और फर्स्ट अभी आएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बताऊँगा उसके बारे में भी कैसे होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसेटोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, एसेटोनाइट्राइल, एसेटोनाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइट,
एसेटोनाइट्राइट। ओके, सॉरी, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसका नेचर कैसा होता है भाईजान, ये तो बताओ नेचर कैसा होता है इसका। इसका नेचर भी भाई साहब क्या होता है, पोलर होता है। इसका नेचर भी क्या होता है, पोलर। पोलर नेचर होता है इसका भी। कैसा नेचर, पोलर नेचर। लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत कमजोर होती है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होती है, ठीक है। और जो इसकी कार्बन चेन है, ये जो इसकी कार्बन चेन है वो आपको नॉन पोलर करैक्टर्स देती है। नॉन पोलर करैक्टर्स देती है। अभी आगे बताऊंगा मैं, जब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन इतना याद रखो कि इसकी जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन हमें क्या देती है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हमें क्या देती है, थोड़ा सा नॉन पोलर करैक्टर्स देती हैं। क्या देती है, नॉन पोलर करैक्टर्स। हाँ, नॉन पोलर ही देती है ना, हाँ नॉन पोलर देती है, नॉन पोलर करैक्टर्स देती है, ठीक है। नॉन पोलर करैक्टर्स ये देती है, समझ आया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी देती है, ज़्यादा नहीं देती, थोड़ा सा देती है। इसीलिए जो ये एसेटोनाइट्राइल है, जो ये एसेटोनाइट्राइल है, ये मिथेनॉल से थोड़ा सा ज़्यादा घुलेगा। इसका कारण क्या बनेगा, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेशक ते कमज़ोर है, बेशक कमज़ोर है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसके पास तो सिर्फ एक ही कारण था इसके अंदर घुलने का, कि इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो एन ऑक्टेन को भाती है, आ जाती है उसके पास। समझ गए इतना, ठीक है। उसके पास सिर्फ एक पॉइंट था, लेकिन इसके पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो ये बताओ, एक पॉइंट वाला ज़्यादा घुलेगा कि दो पॉइंट वाला ज़्यादा घुलेगा, ये ज़्यादा घुलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये बातें दोबारा लिख लेना, ये वाली बातें दोबारा लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें भी लिख लेना यार, इस वाले में भी ये बातें यहाँ आ जाएंगी। जब भी आपको सॉल्व करना होगा, एक बार लिख दिया, उसके बाद यहाँ उठाओ ऐसे, ठीक है। अब मैं बार बार थोड़ी ना समझाऊंगा। इसीलिए ये मिथेनॉल से थोड़ा ज़्यादा घुलेगा, से थोड़ा ज़्यादा घुलेगा, ज़्यादा घुलेगा, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा बिल्कुल ये भी नहीं पूरा घुल जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही घुलेगा। अब आ जाता है इसका भाई। कहता आ जा यार, तेरे से अच्छा दोस्त कौन मेरा, आ तू तो मेरा भाई है, भाई जान है मेरी जान, ठीक है। यानी कि साइक्लोहेक्सेन, ये भी कैसा नेचर रखता है, नॉन पोलर नेचर रखता है। सबसे बड़ा कारण यही है इसके अंदर मिलने का, इसका सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है कि ये इसके अंदर घुलेगा, क्योंकि इसका नेचर भी नॉन पोलर है। दूसरी बात, इसके पास भी कहाँ गए इंटरेक्शन, इसकी इंटरेक्शन इसकी इंटरेक्शन भी डाइपोल या डाइपोल या आयन डाइपोल नहीं है, ठीक है। इसकी भी जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, एन ऑक्टेन के जैसी है। इसीलिए ये ज़्यादा घुलेगा एन ऑक्टेन के अंदर, ठीक है। क्या घुलेगा, ये ज़्यादा घुलेगा। तो लिख लो, सिंपल बात है। इसकी अट्रैक्शन भी, सॉल्युबिलिटी कराते समय मैंने बताया था अट्रैक्शन ज़्यादा बराबर होनी चाहिए, भी एन ऑक्टेन जैसी है। तो ये एन ऑक्टेन में बहुत ज़्यादा घुलेगा, ओके, ठीक है। तो ये अब ये समझ आ गया, आसानी से समझ आ गया ना, आसानी से। देखो, ये अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इसको आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और हमें एक चीज़ और बोली गई थी इसमें, कि
आपको बढ़ती हुई घुलनशीलता लिखनी है, क्रम में लिखनी है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे कम कौन घुलता है, ये घुलता है। सबसे पहले कौन कम कौन घुलता है, KCl, तो सबसे लास्ट का बंदा KCl हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम KCl की हो गई। ठीक है, उससे थोड़ी ज़्यादा किसकी होती है, CH3OH की। ओके, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद तो CH3OH आता है। उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सेन। ये NDA वालों का ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, बन सकता है ये क्वेश्चन। यहाँ से आपको ऑप्शन में ये दे देगा, अब करना इतना सारा है। ठीक है, और आंसर छोटा सा आएगा। दिल भी बड़ा टूटता है यार, इतना कुछ किया आंसर निकला छोटा सा। नंबर भी तो बड़े मिलेंगे। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का पेपर होता है ना, 150 में से 600 होते हैं, 15 चौके 60, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन एक NDA के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझो यार इसके 4 नंबर मिल जाएंगे, इतना सॉल्व करोगे। ठीक है, टाइमिंग सेम रहती है, 2.5 घंटे टाइमिंग है। पहला पेपर भी, पहले पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2.5 मिनट के, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर सही और नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम रहती है। 1/4 होती है, 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत तो एक क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इतनी होती है, इसीलिए तुक्के भी नहीं लगा सकते ना, तो NDA के अंदर तो यही हाल होता है। अब समझ आया ये कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और इतनी आसानी से समझाया और प्यार से समझाया है यार, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कंसेप्चुअल है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम कल भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं, नीट JEE में खासकर, नीट JEE खासकर, ये ध्यान से करना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।